मौर्य साम्राज्य का इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में मगध क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य, जो 321 बीसी से 185 बीसी तक चला, भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करने वाला पहला अखिल भारतीय राजतंत्र था। भूमि समेकन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई क्योंकि सिकंदर महान की शक्ति कम होने लगी थी। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने एक सेना इकट्ठा की, पूर्वी भारत के मगध क्षेत्र में नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नंदा साम्राज्य एक विशाल, आक्रामक और समृद्ध साम्राज्य था। नंद वंश को उखाड़ फेंकने के बाद मौर्य साम्राज्य का आगमन हुआ। जब सम्राट अशोक के अधीन यह अपने चरम पर था, तो 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले साम्राज्य को भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा माना जाता था। हिमालय, उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में सिंधु नदी और पश्चिम में अरब सागर पहाड़ थे जो इसे तीन तरफ से घिरे हुए थे। चंद्रगुप्त के मुख्यमंत्री के रूप में कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने साम्राज्य के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। उसने जमीन से ऊपर तक एक मजबूत सेना और एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उन्होंने उत्तर पश्चिम सीमा के यूनानी क्षत्रपों और मगध के नंदों को अपदस्थ कर दिया और अपने एकदलीय शासन के तहत अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट कर लिया। वह पहले मौर्य सम्राट थे और उन्हें सम्राट चक्रवर्ती या सार्वभौमिक सम्राट भी कहा जाता था। उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को उखाड़ फेंका। वर्ष 321 बीसी में उन्होंने अलेक्जेंडर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसके साथ एक अनुबंध पर बातचीत की और उन्होंने शादी कर ली। सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी और उत्तर पश्चिमी भारत का एक हिस्सा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान एक यूनानी राजनयिक मैक्स्थनीज ने दौरा किया था। सेंड्रोकोट्टोस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य यूनानी विद्वानों में जाने जाते थे। भद्रबाहु के प्रभाव में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और श्रवणबेलगोला चले गए, जहां वह धीरे धीरे कर्नाटक के मैंगलोर के पास चंद्रगिरी पहाड़ियों में भूख से मर गए। मौर्य साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य 324-321 297 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, कौटिल्य ने मिलकर मौर्य वंश की स्थापना की। जस्टिन नाम के एक यूनानी लेखक का दावा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 600,000 की सेना के साथ पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। सेल्यूकस, जिसने सिंधु के पश्चिम क्षेत्र पर शासन किया था, ने उत्तर पश्चिमी भारत को गुलाम बना लिया था। उसने इसे मुक्त कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने यूनानी वायसराय के साथ युद्ध जीत लिया था। अंततः दोनों के बीच शांति हुई और सेल्यूकस ने उसे 500 हाथियों के बदले में पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। वह मौर्य साम्राज्य के निर्माण के पीछे का मास्टरमाइंड था, जिसने मगध क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए पूर्व की ओर बढ़ने से पहले खुद को पंजाब में स्थापित किया था। चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसमें दक्कन, पश्चिमी और उत्तरी भारत के अच्छे क्षेत्र, बंगाल, उड़ीसा और बिहार शामिल थे। मौर्यों ने केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर पूरे महाद्वीप पर शासन किया। बिंदुसार 297 to 273 ईसा पूर्व। यूनानी विद्वानों ने उन्हें अमित्रोइड्स, शत्रुओं का नाश करने वाला, भी कहा है और महाभाष्य में उन्हें अमित्रघात, शत्रुओं का हत्यारा, कहा गया है। आजीविका संप्रदाय में एक भविष्यवक्ता का वर्णन किया गया है जिसने भविष्य में बिंदुसार के पुत्र अशोक की महिमा की भविष्यवाणी की थी। बिंदुसार ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 17वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का इतिहास प्रकाशित करने वाले एक तिब्बती भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदुसार के एक राजा, जिसका नाम चाणक्य था, ने 16 शहरों के कुलीनों और राजाओं को उखाड़ फेंका और खुद को पूर्वी और पश्चिमी समुद्र के बीच के पूरे क्षेत्र के शासक के रूप में स्थापित किया। यूनानी स्रोत के अनुसार उन्होंने पश्चिमी राज्यों के साथ राजनयिक संपर्क बनाए रखा। स्ट्रेबो का दावा है कि डायमाचस को सीरियाई राजा एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। बिंदुसार कथित तौर पर आजीविका संप्रदाय का सदस्य बन गया। उनके शासनकाल के दौरान लगभग पूरे उपमहाद्वीप, कर्नाटक तक पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। अशोक 268 to 232 ईसा पूर्व। 273 बीसी में बिंदुसार के निधन के बाद 4 साल तक उत्तराधिकार विवाद चला। बिंदुसार का पुत्र सुसीमा उसका उत्तराधिकारी था।
राधागुप्त नामक मंत्री की सहायता और 99 भाइयों की हत्या के बाद अशोक सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक ने तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय के रूप में कार्य किया। ये दो शहर थे जो मुख्य रूप से व्यापार संचालन संभालते थे। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक को सबसे पहले शिलालेख लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी प्रजा के साथ संपर्क में रहने की अनुमति मिलती थी। सम्राट को बुद्धशाक्य मास्की शिलालेख में अंकित, धर्मशोक सारनाथ शिलालेख में अंकित देवान्मपिया अर्थात देवताओं का प्रिय और पियादसी मनभावन रूप का अर्थ नामों से भी जाना जाता था, जो बौद्ध इतिहास में दर्ज थे। श्रीलंका से दीपवंश और महावंश। उनकी रानियों का वर्णन महावंश और दीपवंश में गहराई से किया गया है। उनका विवाह महादेवी से हुआ था, जो अशोक के दो प्रसिद्ध बच्चों महेंद्र और संघमित्रा की मां थीं, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया था और जो विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थी। असंधिमिता, पद्मावती, तिसारखिता, जिन्होंने बोधि वृक्ष को काटने का प्रयास किया, और करुवों की रानी के आदेश में उल्लेखित एकमात्र रानी, जहां उन्हें राजकुमार तिवरा की मां के रूप में वर्णित किया गया है, जो अशोक के एकमात्र पुत्र हैं जिनका उल्लेख किया गया है। शिलालेखों में नाम का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। मौर्य साम्राज्य कला और वास्तुकला। चंद्रगुप्त मौर्य काल की सबसे बड़ी संरचना पाटलिपुत्र का पूर्व महल माना जाता है, जिसे आज पटना में कुम्हरार के नाम से जाना जाता है। मैक्स्थनीज की कृति इंडिका में मौर्य राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साम्राज्य का समान विवरण फाहियन और भिक्षु हवेन असा द्वारा दिया गया है। महल के अवशेष खुदाई के दौरान पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि वे विभिन्न इमारतों का एक संग्रह थे, जिनमें से सबसे प्रमुख एक ऊंचे लकड़ी के आधार पर बना एक बड़ा स्तंभ वाला हॉल था। मौर्य काल के दौरान बनाई गई अन्य इमारतों में स्तूप और विहार के अलावा पत्थर के खंभे, चट्टानों को काटकर बनाई गई सुरंगें और विशाल आकृतियां शामिल थीं। अशोक काल के दौरान कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों का निर्माण किया गया, जिनमें शेर के दर्शन, स्तूप की रेलिंग, विशाल स्वतंत्र स्तंभ और अन्य विशाल स्मारक शामिल थे। इस समय पत्थर का उपयोग पूर्णता के इतने उन्नत स्तर तक किया गया था कि कलाकारों ने पत्थर की कला के छोटे टुकड़ों को भी शानदार तामचीनी के समान उच्च चमकदार चमक में पॉलिश किया। अशोक द्वारा रखी गई नींव पर सांची स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप की आंतरिक संरचना कच्ची ईंटों से बनी थी, जबकि इसकी बाहरी दीवारों की मोटाई भुनी हुई ईंटों से बनी थी। उदाहरण, सबसे प्रसिद्ध अशोक स्तूप सांची स्तूप है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अशोक ने कई स्तूपों का निर्माण किया, जो बुद्ध की छवियों से ढके हुए बड़े गुंबद हैं। अन्य उल्लेखनीय संरचनाओं में नंदनगढ़ में अशोक के स्तंभ और सांची स्तूप, साथ ही नागार्जुनकोंडा, सांची, भरहुत, अमरावती, बोधगया और भरहुत में स्थित संरचनाएं शामिल हैं। मौर्य साम्राज्य प्रशासन। केंद्र सरकार। मौर्य सरकार अत्यधिक केंद्रीकृत थी। सम्राट ने सर्वोच्च प्राधिकारी और सारी शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य किया। उन्हें मंत्रिपरिषद से सहायता प्राप्त हुई। इसे मंत्रिपरिषद के नाम से जाना जाता था। पादरी वर्ग को मंत्रिस कहा जाता था। एक मंत्रिपरिषद अध्यक्ष या आधुनिक प्रधानमंत्री परिषद की अध्यक्षता करते थे। तीर्थ प्रशासन के उच्चतम स्तर के अधिकारी 18 तीर्थ मौजूद थे। अध्यक्ष, केवल तीर्थों को उच्च स्थान दिया गया है। 20 आचार्य उपस्थित थे। उन्होंने सैन्य और आर्थिक दोनों उद्देश्यों की पूर्ति की। महामता, वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी। अमात्य, उच्च पदस्थ प्रतिनिधि जो आज के सचिवों से मिलते जुलते हैं। वे न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करते थे। अध्यक्षों से विभिन्न विभागों का एक सचिवालय बनाया गया। अर्थशास्त्र में व्यापार, गोदाम, सोना, जहाज, कृषि, गाय, घोड़े, शहर, रथ, टकसाल और सेना सहित विभिन्न चीजों के लिए कई अध्यक्षों की सूची दी गई है। भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारियों को रिज्जूका के नाम से जाना जाता है। टकसाल अधीक्षकों को संस्थाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। समस्ताध्यक्ष बाजार अधीक्षक, शुल्का अध्यक्ष, टोल अधीक्षक, सीता अध्यक्ष, कृषि अधीक्षक, नवाध्यक्ष, जहाज का अधीक्षक, लोहाध्यक्ष, लौह कार्य अधीक्षक, पौथवाध्यक्ष, वजन और माप अधीक्षक, अक्राध्यक्ष, खान अधीक्षक, व्यवहारिका महामत, न्यायपालिका के सदस्य, पुलिस में जनसंपर्क विशेषज्ञ, प्रशासन का जन्म, मृत्यु, आप्रवासियों, उद्योगों, व्यापार, वस्तुओं के निर्माण और बिक्री के पंजीकरण और बिक्री करों के संग्रह पर नियंत्रण था। स्थानीय प्रशासन, गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करता था। ग्राम नेता, ग्रामिका गांवों को उच्च स्तर की स्वायत्ता प्राप्त थी। जिला मजिस्ट्रेट या प्रांतीय गवर्नर को प्रादेशिक कहा जाता था।
प्रादेशिकों के लिए काम करने वाले कर संग्राहकों को स्थानिका कहा जाता है। दुर्गपाल, किले के गवर्नर। अंतापाल, सीमांत गवर्नर। महालेखाकार एक्शपिटला और लिपिकारस। सैन्य, सेनापति ने सम्राट के दाहिने हाथ के रूप में कार्य किया और पूरी सेना के प्रमुख के रूप में कार्य किया। सम्राट ने उसे नियुक्त किया। सेना को पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, हाथी सेना, नौसेना और परिवहन और आपूर्ति क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। सेना को वेतन नकद मिलता था। आय, समाहर्ता, कर विभाग का प्रमुख और संनिधाता, एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी, कोषाध्यक्ष। भूमि, सिंचाई, व्यवसाय, सीमा शुल्क, जंगल, घाट, खनन और चरागाह सभी राजस्व उत्पन्न करते थे। कारीगरों को लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना आवश्यक था और अदालत में जुर्माने का आकलन किया गया था। उपज की कमाई का छठा हिस्सा जमीन से आता था। पुलिस, प्रत्येक प्रमुख शहर में पुलिस थाने थे। बंधन नगर जेल का नाम था, जबकि चरक कोठरी का नाम था। जासूसी, मौर्यों के पास खुफिया जानकारी एकत्र करने की एक उन्नत प्रणाली थी। जासूसों द्वारा सम्राट को बाजारों और नौकरशाही की सूचना दी जाती थी। जासूसों को संस्थान, स्थिर या संचारी, घूमने वाला के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। महामात्यप्सर्प ने गुणपुरुषों के नाम से जाने जाने वाले जासूसों या गुप्त एजेंटों को नियंत्रित किया। इन एजेंटों को विभिन्न सामाजिक समूहों से चुना गया था। इसके अतिरिक्त ऐसे एजेंट भी थे जिन्हें विषकन्या, जहरीली लड़कियां के नाम से जाना जाता था। परिवहन, रथों, पशुधन पथों और पैदल यात्रियों की चौड़ाई परिवहन एजेंसी द्वारा निर्धारित की गई थी। मौर्य साम्राज्य सांस्कृतिक महत्व। साम्राज्य की शुरुआत में हिंदू धर्म ही एकमात्र धर्म था जिसका पालन किया जाता था। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तीन अलग अलग धर्म हैं जो मौर्यों की धर्मनिरपेक्ष सरकार के तहत भारत में उभरे। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी अशोक ने अपने दरबार में हिंदू ब्राह्मण पुजारियों और मंत्रियों को बनाए रखा। मौर्य जाति व्यवस्था और पूर्वाग्रह के खिलाफ थे। मौर्य साम्राज्य के प्रतिद्वंद्वी और योद्धा चंद्रगुप्त के गुरु ब्राह्मण चाणक्य भाड़े के सैनिकों के एक समूह के साथ नंद वंश का साहसपूर्वक मुकाबला करते हैं। पाटलिपुत्र 319 BC, मगधा 317 BC। चंद्रगुप्त ने एक बार फिर नंदों से लड़ाई की, इस बार शक्तिशाली सेनापति भद्रसाल की कमान में। मयालकेतु 317 BC, विद्रोही सेनापति मयालकेतु और उसके सैनिकों पर उनके शिविर में चाणक्य द्वारा हमला किया जाता है। तक्षशिला 316 BC, भारतीय राजा अम्भी के समर्थन में थ्रेसियन जनरल यूडामस ने चंद्रगुप्त के हमले से तक्षशिला की रक्षा की। गांधार 304 BC, सेल्यूकस प्रथम निकेटर, जो सिकंदर महान का पूर्व अधिकारी और वर्तमान बेबीलोनिया का स्वामी था, गांधार पर हमला करने के लिए सिंधु नदी पार करता है, लेकिन नदी के तट पर उसकी मुलाकात मौर्य सेना से होती है। प्रांतों में विद्रोह 275 BC, तक्षशिला की विद्रोही घेराबंदी को हटाने और शहर के महल में छिपे बुजुर्ग चाणक्य को मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने एक राहत बल भेजा। खशास 274 BC, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार ने स्वतंत्र खशा शासकों के पहाड़ी गिरोह पर हमला किया और उनके गठबंधन को उखाड़ फेंका। कलिंग 261 BC, अशोक की सेना ने मौर्य युग की सबसे बड़ी और सबसे खूनी लड़ाई में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया। मौर्य साम्राज्य का पतन 232 BC में अशोक का नेतृत्व समाप्त हो गया, जिससे मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। विशाल साम्राज्य के पतन और विघटन के लिए बहुत सी चीजें जिम्मेदार थीं, जिनमें शामिल है बौद्ध प्रतिक्रिया। अशोक जानवरों और पालतू जानवरों के वध के खिलाफ थे, भले ही उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। अशोक के बलिदान विरोधी रुख के कारण ब्राह्मणवादी समाज, जो बलिदानों के नाम पर दी जाने वाली भेंट पर निर्भर था, को नुकसान उठाना पड़ा। फलस्वरूप ब्राह्मणों में अशोक के प्रति एक प्रकार की शत्रुता उत्पन्न हो गई। आर्थिक संकट। मौर्य साम्राज्य के पास सबसे बड़ी सेना थी, जिससे सैनिकों और अधिकारियों को भुगतान करने के लिए उच्च आर्थिक बोझ की आवश्यकता होती थी। नकारात्मक नियम। बिंदुसार के प्रशासन के तहत अशोक ने महामंत्रों को बिना कारण जनता पर अत्याचार करने से परहेज करने का आदेश दिया। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए उज्जैन, तक्षशिला और तोसली में अधिकारी रोटेशन लागू किया। हालांकि बाहरी इलाकों में उत्पीड़न जारी रहा। नए ज्ञान का प्रसार। शुंग, कन और चेतिस की स्थापना मगध से एकत्र किए गए मूर्त ज्ञान पर हुई थी और बाद में उनका विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम सीमांत अज्ञानता। अशोक ने आंतरिक और विदेशी दोनों मिशनरी गतिविधियों में भाग लिया। लगातार आक्रमणों की शुरुआत करते हुए यूनानियों ने पहले भारत में प्रवेश किया और फिर उत्तरी अफगानिस्तान पर हमला किया।
शुंग जनजाति के नेता पुष्यमित्र शुंग के कारण अंततः मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। पाटलिपुत्र में उसने सिंहासन बृहद्रथ पर कब्जा करने के लिए अंतिम वंशवादी उत्तराधिकारी को उखाड़ फेंका। शुंग लोग ब्राह्मणवादी जीवन शैली के रीति रिवाजों और कानूनों का पालन करना जारी रखते हैं। शुंगों का उल्लेख कण्वों ने किया था।